दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन। तो देखिए मैं जयकेश यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और देखिए आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मस्त तरीके से मैं आज को आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि आज का जो अनसॉल्व सेट 1 2021 का है जिसका कोड नंबर 347FZ है, ठीक ना। और देखिए वीडियो पार्ट 2 है, वीडियो पार्ट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है 2021 का वीडियो पार्ट, ठीक ना। अनसॉल्व सेट 2021 का वीडियो पार्ट 1 दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 5 का क पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न नंबर 5 का क का पहला क्वेश्चन, ठीक ना। तो कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन और है, मतलब है 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विलेय के मोल द्रव्यमान की गणना कीजिए, ठीक ना। तो ये विलेय के मोलर द्रव्यमान की क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पर देखिए स्थिरांक के बी बराबर आपका ये क्वेश्चन में दिया था, स्थिरांक के बी बराबर दिया 2.53, ठीक ना। लेकिन वहाँ पर लिखा है डेल्टा के एफ, ठीक ना, तो वो गलत है, के बी बराबर दिया है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा टी बी बराबर सूत्र क्या होता है। डेल्टा टी बी बराबर सूत्र आपको पता होना चाहिए, जो क्वथनांक का सूत्र होता है ना वही सूत्र। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी बी बराबर होता है के बी इंटू स्मॉल डब्लू इंटू 1000, ठीक ना, बटे में कैपिटल डब्लू, या फिर इसको स्मॉल एम भी कर सकते हैं, या फिर कैपिटल एम कर लीजिए गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक ना। जहाँ पर ये स्मॉल डब्लू जो है ये विलेय का भार है और ये विलेय का द्रव्यमान है और ये विलायक का भार है, ठीक ना। फिर उसके बाद देखिए आपको निकालना क्या है, मोलर द्रव्यमान की गणना है। मोलर द्रव्यमान की गणना करना है तो यम बराबर सूत्र लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो यम बराबर देखिए यम बराबर होता है के बी इंटू डब्लू, और ये देखिए यम इधर चला जाएगा, डेल्टा टी बी इधर आ जाएगा, ठीक ना, नीचे। तो यहाँ पर देखिए दिया है, कुछ क्वेश्चन में दिया है, जो आपका ये मान दिया है देखिए 353.23, ठीक ना, 23 ये केल्विन जो है, और देखिए 354.11 जो है ये जो आपका मान दिया है, ये देखिए T1 का मान है, ये T2 का मान है। T2 माइनस T1 डेल्टा TB बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं कि डेल्टा TB बराबर T2 माइनस T1 बराबर, इसको जब घटाएंगे तो इस 354 में से 353 घटाएंगे 0.88 बचेगा, ठीक ना, ये भी है, तो 0.88 बचेगा, ठीक। अब देखिए के बी, ये डेल्टा टी बी का मान आ गया। अब के बी का मान दिया है 2.53 और स्मॉल डब्ल्यू का मान 1.80 और कैपिटल डब्ल्यू का मान 90 ग्राम दिया है। जो ग्राम में ज़्यादा मान रहेगा वो कैपिटल डब्ल्यू का रहेगा, और जो ग्राम में कम मान रहेगा 1.8 जो है वो स्मॉल डब्ल्यू का मान है। आपको एम का मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले पर रख दीजिए आप, ये देखिए ये के बी का मान कितना है 2.53 गुणे 1.8 स्मॉल डब्ल्यू 1000 है, तो सूत्र में ही है, और ये डेल्टा टी बी का मान 0.88 गुणे 90 ये कैपिटल डब्ल्यू का मान, ठीक ना। रख दिए। रखने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से इसको क्या करना है, गुणा भाग करना है, काटना पीटना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो 1.1 यहाँ से, तो तीनों जीरो से, ये तीनों जीरो से 1.1 अंक का यहाँ पर, एक अंक 2 अंक का यहाँ पर, तीन अंक का दशमलव हट जाएगा, 253 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव इधर आएगा तो जीरो, दशमलव के बाद जीरो लगाए तो उसका मतलब ही कुछ नहीं होता है, ठीक। 18 5 90, ये देखिए 18 कम 18, 18 5 90 कट गया। अब ये 5 और ये गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा, देखिए 5 और 0.88 गुणा करें 4.40 आएगा, इतना आ गया। और ऊपर क्या है 253 है, ठीक ना। तो 253 जब इसमें से भाग देंगे तो 57.5 आएगा। आंसर में दिया आपका 57 नहीं दिया, 58 दिया। कितना दिया है आंसर में, 58 दिया है, लेकिन आंसर कितना है 57.5। आप लोग इसको लगा कर देख लीजिएगा, आंसर इतना ही आएगा। लगभग में आंसर लिख दीजिएगा, ठीक ना। जब भी आप आंसर लिखेंगे कॉपी में तो लगभग, हमेशा क्या लिखेंगे, लगभग में लिखेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इसी में का दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5 के क का जो आपका दूसरा क्वेश्चन उसको देखते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक यौगिक के 0.75 मोल को 0.5 kg जल में लिया गया है। विलयन के हिमांक अनुमान तथा हिमांक की गणना कीजिए। जल के कोष्टक में दिया है, जल के लिए मोलल हिमांक अनुमान स्थिरांक TF बराबर, क्या बराबर, TF बराबर, जैसे उसमें KF बराबर, ये K है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए आप लोग बना लीजिएगा, ये KF बराबर है, उसमें KB बराबर था, इसमें KF बराबर 1.86 केल्विन, इतना दिया है, ठीक ना। फिर देखिए अब इसमें लिखेंगे, पहले दिया है, दिया क्या है, N बराबर होता है W स्मॉल M, ठीक ना, W बटे स्मॉल M, और इसका N जो मोलों की संख्या कितनी दी है 0.75 मोल, इसमें बता भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान
यानी कि कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बटे स्मॉल एम का मान पूरा दे दिया, मोलों की संख्या यानी कि 0.75 है। फिर उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू का मान देखिए 0.5 किलोग्राम दिया है। किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। 1000 से गुणा किए तो ये हो गया कितना, देखिए 500 ग्राम हो गया, ठीक ना। यानी कि ये आधा किलो है। आधा किलो का मतलब क्या होता है, 500 ग्राम। तो यहाँ पर 500 ग्राम हो गया। अब देखिए आपको डेल्टा के एफ की वैल्यू यहाँ पर दी है। डेल्टा के एफ की वैल्यू दी है तो 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स दिया है। इतना मान दिया है। अब देखिए हमको निकालना है डेल्टा टी एफ का मान, यानी कि यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि अवनमन तथा हिमांक की गणना करना, ठीक ना। अवनमन तथा हिमांक की गणना कीजिए, ठीक। तो वही डेल्टा टी एफ बराबर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सूत्र होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 बटे में कैपिटल डब्ल्यू गुणे एम, ठीक ना। ये हम सूत्र रख दिए। अब सूत्र पर हम क्या करेंगे, ये आपको सूत्र पर ये सवाल का जो भी मान दिया गया है उस मान को एक एक जगह पर रख दिए। के एफ का जो मान दिया 1.86 लिख दिए। फिर स्मॉल डब्ल्यू का मान 0.75, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू का मान ही नहीं, स्मॉल डब्ल्यू बटे एम दोनों का मान यही है तो यही रख दिए, ठीक ना। पूरा रख दिए दोनों का मान, ठीक। 1000 तो 1000, कैपिटल डब्ल्यू का मान 500 ग्राम है तो 500 रख दिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए 1 2 जीरो से ये कट गया और 5 बचा तो 5 दूना के 10, यानी कि 500 दूना 1000, 2 बार हो गया। अब देखिए क्या करना है, आप खाली आपको गुणा कर देना। इसका गुणा करेंगे तो 1.395 आएगा, गुणे ये 2 बचा तो 2 से गुणा कर देंगे 2.79 आ जाएगा। डेल्टा टी एफ का मान आ जाएगा यही। और जो अनसॉल्व्ड है उसमें अनसॉल्व में ये वाला आंसर दिया ही नहीं, मतलब आंसर नहीं दिया है, ठीक ना। आंसर ही नहीं दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख वाला देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 5 का ख वाला है। तो ख वाला क्या कह रहा है कि शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अंतर समझाते हुए, ठीक ना, यानी समझते हुए या समझाते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए तथा इसकी इकाई लिखिए, ठीक ना। इकाई भी लिखना है, व्यंजक भी लिखना है, दोनों लिखना है। पहले हम लोग देखिए अंतर देख लेते हैं, फिर उसके बाद व्यंजक करेंगे, ठीक ना। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया एक को लिखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो देखिए ये शून्य कोटि की अभिक्रिया में पहली पॉइंट क्या लिखे हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है भैया। जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है ना, वो सांद्रता पर जो कंसंट्रेशन होता है उस पर निर्भर नहीं करती है। जो आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उस सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उस सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक ना। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है क्या करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। उसके बाद दूसरी पॉइंट है शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो मात्रक होता है मोल इंटू लीटर इंटू सेकेंड होता है, या फिर लिख सकते हैं मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक ना, ये होता है। उसके बाद जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होता है ना वो सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है, सेकेंड इनवर्स होता है। उसके बाद देखिए वेग स्थिरांक के बराबर क्या होता है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है वेग स्थिरांक के बराबर होता है x अपान टी होता है। और इसमें देखिए क्या है, के बराबर जो है ये है आपका 2.303 अपान टी लाग बेस 10 और a अपान a माइनस एक्स, जहाँ पर a जो है ये प्रारंभिक सांद्रता है और जो a माइनस एक्स है ये बाद वाली सांद्रता है, ठीक ना, जो परसेंट में दिया जाता है, ठीक। तो ए का मान हर जगह यहाँ पर ए का मान जो होता है उसको 100 रखते हैं, और यक्स जो परसेंटेज में दिया रहता है 90% पूर्ण होने में या 60% पूर्ण या 50%, उसमें से 100 माइनस 90 या 50 कर देते हैं, जो मान दिया रहेगा वो। अब देखिए इसके बाद है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, ठीक ना। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा सा रुक करके। अब देखिए यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक है, ठीक ना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक कैसे निकाला, माना कोई अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। जैसे यहाँ पर ए है, ये कोई अभिकारक है, मान लीजिए अभिकारक है, मानने में क्या जाता है, मैथ के स्टूडेंट मान ही लेंगे, ठीक ना। तो ए क्या अभिकारक है और ये क्या हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तब किसी समय टी पर क्रिया की दर क्या हो जाएगी, ये अभिकारक बटे टी हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि डी ए अपान डी टी, और ये किसके समानुपाती हो जाएगा, जो अभिकारक है उसके समानुपाती हो जाएगा, यानी कि समानुपाती ए हो जाएगा। अब उसको जब हम डी टी जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे ना, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर स्थिरांक लगा देंगे के, क्या लगा देंगे, स्थिरांक के। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि ए मोलर सांद्रता
में ए है, ठीक ना। यानी यदि ए मोलर की सांद्रता कितनी है, स्मॉल ए, अगर मान लिया जाए कि जो कैपिटल ए है उसकी सांद्रता स्मॉल ए है तथा किसी समय टी पर इसका सांद्रता क्या हो जाता है, ए माइनस यक्स मोलर सांद्रता शेष रह गया हो तो, यानी कि जो ए मोलर की सांद्रता है ए है, फिर यह अगर किसी समय मतलब अगर इसमें से कोई अभिक्रिया मतलब पूर्ण हो रही है तो इस अभिक्रिया ये जो ए है ए कुछ कम होगा। अरे भाई जब इसमें से अभिक्रिया जो अभिकारक है, अभिकारक से कोई उत्पाद बदल रहा है तो अभिकारक से कुछ उस अभिकारक में कुछ कमी आएगी या कुछ बढ़ेगा, तो इसमें क्या लिखा गया, ए माइनस यक्स लिखा गया, ठीक ना। तो ए माइनस यक्स लिखा गया। अब इसको हम इसके पदों में दर्शा लेते हैं, तो इसको पदों में दर्शाने के लिए देखिए हम क्या किए हैं, डी एक्स अपान डी टी, ठीक ना, यानी कि समय के पद में दर्शा रहे हैं। तो डी एक्स अपान डी टी और बराबर में के और ए माइनस यक्स, कुछ नहीं किए बस यही मान रखें। अगर हम मोलर सांद्रता ए मान रहे हैं और ए बराबर ए माइनस यक्स, तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पर ए और इस ए की जगह पर ए माइनस यक्स, तो यहाँ पर देखिए के ए माइनस यक्स, ठीक ना, और यहाँ पर यक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी, ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो इसको इधर लेकर आए तो देखिए ये क्या हो गया, डी एक्स यहाँ पर 1 लिख दिया और डी एक्स को इधर लिख दिया, तो 1 अपान ए माइनस यक्स और डी एक्स इक्वल टू के इंटू डी टी, ये इधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, ये इधर आएगा तो भाग में, तो के इंटू डी टी हो गया। फिर अब देखिए उसके आगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर एकदम बहुत आसान भाषा में बहुत आसान तरीके से लगाएं इसको आपको समझाने के लिए। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो यह समाकलन का चिन्ह देखिए हम लगा दिए। ये देखिए के बाहर क्यों है, क्योंकि के जो होता है ये कांस्टेंट होता है, आपका कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट जैसे नंबर होता है ना 2 3 4 5, उसी प्रकार से के अगर है तो इसको बाहर लिख देंगे, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए माइनस लाग ए माइनस यक्स, इसका क्या हो गया, अब देखिए जो ये ए माइनस यक्स है इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये लाग में चेंज हो जाएगा, ठीक ना, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो लाग ए माइनस यक्स हो गया, क्या हो गया, लाग ए माइनस यक्स हो गया। अब जो ए माइनस यक्स है इसका अवकलन करना पड़ेगा आपको, तो ए माइनस यक्स का ए जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन 0, माइनस यक्स का अवकलन करेंगे तो यक्स का अवकलन 1 होगा, ठीक ना, तो 1 हो गया, और माइनस है तो माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 न लिख करके माइनस आगे लिख दिया गया है, 1 का मल्टीप्लाई कर दिया गया है सभी में, तो माइनस लाग ए माइनस यक्स ये कोष्टक में हो गया बराबर के टी, जो डी टी है डी टी का जो समाकलन करेंगे तो इसका आ जाएगा के टी, जैसे डी एक्स का समाकलन करेंगे तो यक्स आएगा और डी टी का समाकलन करेंगे तो टी आएगा, ठीक ना, और प्लस में सी है, सी क्या है, कांस्टेंट है, एक स्थिरांक का कार्य कर रहा है सी का, ठीक ना, और ये समीकरण 1 हो गया, ठीक। जहां पर सी क्या है, समाकलन नियतांक, ये हम दर्शा दिए, ठीक ना, समाकलन क्या है, एक नियतांक। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर यदि t बराबर 0 तब a माइनस यक्स बराबर a मान लेते हैं, ठीक ना, a माइनस यक्स बराबर क्या मान लिए, a मान लिए। अब देखिए a माइनस यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण 1 माने थे आप, जो समीकरण आप a माने थे, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 यही है ना समीकरण a, और a माइनस यक्स बराबर a मान ले तो यहाँ पर a रख देंगे और t बराबर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, वही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस जो अभी कहें वही करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आपका ये मान हो जाएगा माइनस लाग ए और बराबर में के 0 रख दिए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस में सी बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी का मान समीकरण 1 में सी का मान सी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस लाग ए आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो सी बराबर माइनस लाग ए हो गया समीकरण 1 में रखने पर। अब इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो समीकरण ए था, कितना सी का मान आया, माइनस लाग ए, तो सी के मान की जगह माइनस लाग सी ए ये रख दिए, ई मतलब ये ए है, ठीक ना, और बेस ई लगा दिए हैं, आप बेस ई लगा सकते हैं, बेस लाग की जगह बेस ई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे कि लाग ई ए माइनस लाग ई ए, और कोष्टक में ये क्या है, ए माइनस यक्स, मतलब कुछ नहीं किए, इसी को इधर लेकर आए, बचा क्या, के टी बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पर लाग ई ए बटे में ए माइनस यक्स, ठीक ना, ए बटे में ए माइनस यक्स बराबर के टी, और के टी यानी कि के टी बराबर क्या हो गया, लाग बेस ई ए बटे में ए माइनस यक्स, ये हो गया। अब देखिए जो बेस ई है, ठीक ना, इसको अब हटाएंगे, बेस ई को जब हटाते हैं, तो जब बेस ई को हटाते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं ई को 10 में बदलने पर, ठीक ना, यानी कि जब ई को हटाएंगे तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बेस 10। अब जब 10 को बदलेंगे, जैसे यहाँ पर के है, के बराबर कर दिए तो ये 1/t हो गया, लाग बेस ई और ए बटे में ए माइनस यक्स, ये हो गया। अब देखिए जब ई को हटाएंगे, ई को बदलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.303 बटे में टी, ठीक ना, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आपका
ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ जाएगी, log बेस 10 हो जाएगा, a बटे में a माइनस एक्स हो जाएगा। और देखिए पूछा था इसका इकाई, तो देखिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स होती है, ठीक ना, क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। ये आपका देखिए क्वेश्चन खत्म हुआ, बड़ा क्वेश्चन था, ठीक ना। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे अब हम लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का ग वाला, डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए, इसकी धात्विक गुण, आयतन या आयनन एंथैल्पी तथा ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, एन एस से 1-2 होता है, ठीक ना, और एन 1 से डी माइनस ए 1-10 होता है। ये होता है मतलब माइनस नहीं, 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 2 तक, जैसे एन कोई नंबर संख्या हो जाएगा और यस के पावर 1 हो या 2 हो जाएगा, ठीक ना, n-1 ये नंबर कोई है, और डी 1 या 1 से बीच में 10 तक, ठीक ना, 1 और 10 के बीच में, ठीक, कोई संख्या है। धात्विक गुण देखिए, डी ब्लॉक के तत्वों में धात्विक गुण तन्यता, आघातवर्धनीयता, चालकता, मोलर चालकता, विद्युत चालकता आदि होता है, ठीक ना। डी ब्लॉक के तत्व जो सभी होते हैं वो क्या होते हैं, धातु होते हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं, धातु होते हैं। उसके बाद देखिए आयनन एंथैल्पी देख लेते हैं। कह रहा है कि डी ब्लॉक के तत्वों का आयनन ऊर्जा जो होती है, आयनन एंथैल्पी जो होती है, एस ब्लॉक के तत्वों तथा पी ब्लॉक के तत्वों से निम्न होती है, यानी कि बहुत ही कम होती है, उससे कम होती है, ठीक ना, बहुत कम नहीं होती है लेकिन कम होती है, ठीक। ऑक्सीकरण अवस्था देख लेते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता एवं परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि n- यानी कि n से 1d कक्षक तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, जिससे s कक्षक के साथ साथ d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉन का कार्य करने लगते हैं, ठीक ना, कार्य करते हैं। संक्रमण तत्वों में मैग्नीज जो होता है, मैग्नीज वो क्या 3d5 और 4s2 सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं यानी कि +7 दर्शाता है, ठीक ना, क्योंकि संक्रमण तत्वों में Mn जो है, Mn में ही अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए यह +7 सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या दर्शाता है। कितना, +7 तक दर्शाता है, ठीक ना। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 का ग वाला। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला थोड़ा सा बचा है, उसको देख लेते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 का घ वाला, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 का घ वाला क्वेश्चन हम लिखे नहीं, लेकिन पढ़ के बता दे रहे हैं कि सहसंयोजकता में सहसंयोजी में जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है उसको उदाहरण द्वारा आपको क्या करना है, समझाना है, ठीक ना। तो यही आपका जो घ वाला क्वेश्चन है ये है, ठीक ना। कह रहा है कि पहला देखिए पहली पॉइंट क्या है, मतलब संयोजकता आबंध सिद्धांत में पहली पॉइंट, दो परमाणु के बीच सहसंयोजक बंध का निर्माण उनके ऐसे ऑर्बिटल्स के परस्पर ओवरलैपिंग, ठीक ना, यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग लिख लीजिएगा, ओवरलैपिंग से होता है, और इन इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक ना, ये हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को ओवरलैपिंग हुआ, तो ऐसे ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ओवरलैपिंग हम दिखा दिए हैं। उसके बाद देखिए ये दोनों अपने में क्या कर लेते हैं, बांड बना लेते हैं, ठीक ना, ऐसे ऐसे क्या कर लेते हैं, बांड। इस बांड को ही क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं, यानी कि सहसंयोजक कोवैलेंट बांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बांड। अब देखिए ये इन दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और दोनों विपरीत दिशा में। देखिए यहाँ पर एक से ऐसे, एक से ऐसे, ये वाला जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। 2s हो गया, ठीक ना, 1s मिलकर क्या हो गया, 2s हो गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक ना। इन इलेक्ट्रॉनों का विपरीत दिशा में होना जरूरी है, ठीक। अब देखिए दूसरी पॉइंट क्या है, दूसरी पॉइंट है कि ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशा में होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक है, ये देखिए इस दिशा में, तो एक इस दिशा में, ठीक ना, तो ये विपरीत दिशा में होने चाहिए। फिर देखिए तभी अस्थायी बंध बनता है, ठीक ना, तभी क्या होता है, अस्थायी बंध बनता, नहीं तो अस्थायी बंध बनता है, तुरंत टूट जाता है, ठीक। विपरीत दिशा में चक्रण होने में एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र आपस में न्यूट्रलाइजेशन होते हैं, ठीक ना, यानी कि जब क्या होता है कि विपरीत दिशा में चक्रण होता है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक ना। न्यूट्रल का मतलब उदासीन हो जाते हैं। अब देखिए अगली पॉइंट है, थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि टाइम कम है, ठीक ना, ज़्यादा टाइम हो गई वीडियो बनाते। अब देखिए तीसरी पॉइंट है कि ओवरलैपिंग की क्रिया में ओवरलैप्ड होने वाले
ऑर्बिटल के संपर्क भाग एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक ना। जो एक दूसरे के जो ओवरलैपिंग करते हुए जो ओवरलैपिंग करने वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं, मर्ज हो जाते हैं, यानी कि मिल जाते हैं, ठीक ना। बहुत अच्छी तरीके से क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक ना। जिसमें ये देखिए जैसे इसमें है ना, तो एक मतलब एक क्या बनाते हैं, ये ऑर्बिटल बनाते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहते हैं। देखिए इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन है, उसी को बोलेंगे ऑर्बिटल, ठीक ना। उसके बाद देखिए या गति करते हैं, या फिर कह सकते हैं गति करते हैं। चौथी पॉइंट है, ये आखिरी पॉइंट है। और ओवरलैपिंग के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम घनत्व दोनों परमाणुओं के बीच में रहता है, ठीक ना। यानी कि जो ओवरलैपिंग के फलस्वरूप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का जो अधिकतम घनत्व होता है, यानी कि घनापन होता है, जो जैसे घनापन क्या मतलब क्या होता है, बहुत नज़दीकी, ठीक ना, बहुत नज़दीकी मामला, तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें दो परमाणुओं के बीच में ही रहता है, ठीक ना। अब देखिए ये वाला जो आपका प्रश्न नंबर 5 था खत्म हुआ, और प्रश्न नंबर 5 को मैं मतलब प्रश्न नंबर 5 के बाद 6-7 बचा, उसको एक वीडियो में लेकर आऊँगा, एक वीडियो में, ठीक ना। क्योंकि इस तरह वीडियो अगर इकट्ठा बनाता तो बहुत बड़ी हो जाती वीडियो, आपको भी बर्डन लगता है कि ज़्यादा बड़ी है वीडियो, थोड़ा सा देखते नहीं तो नहीं देखते, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।